हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं दीपक सिंह, आप लोगों का जीएस फैकल्टी। और अभ्युदय में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि कल से ऑफलाइन क्लासेस 30 तारीख तक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसी वजह से हम लोग आपको ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं वो टाइम टू टाइम अवेलेबल करते रहेंगे, जैसे भी आपका शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो पिछली जो क्लास देखी थी जीएस में, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था, हिस्ट्री का पोर्शन। और हिस्ट्री में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें मुगल काल चल रहा था। मुगल काल में तो हम लोगों ने सूर्य वंश का जो संस्थापक है शेरशाह सूरी, उसके बारे में हम लोग दोस्तों बात कर रही थी। शेरशाह सूरी के बारे में हमने बात की थी कि कैसा उसका प्रारंभिक जीवन का संघर्ष रहा, किस तरीके से उसने कुछ युद्धों को जीता और किस तरह से उसने एक सूर्यवंश की स्थापना की। उसने अपने राज्य की स्थापना की। सूर्यवंश का संस्थापक उसको कहा जाता है। ये हम लोगों ने सारी चर्चा पिछले क्लास में सारी करी थी। हमने उसका जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक्चुअली में पढ़ा था, उसका कैसा था। उसके बाद हमने उसकी मृत्यु देख ली थी। कालिंजर का अंतिम अभियान के दौरान 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हमको दोस्तों उसी क्रम में आज हमें देखना है कि जो ये शेरशाह सूरी है, सूर्यवंश का संस्थापक, शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश का संस्थापक है, हमको देखना दोस्तों कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। इसने प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही साथ इसने राजस्व के क्षेत्र में क्या क्या काम किया, क्या इसकी जो सैनिक जो संगठन था वो इसका कैसा था, इसकी जो मार्केट पॉलिसी है वो कैसे रही। ठीक है, इसने जो है राज्य जो मुद्राएं, कुछ इसने मुद्राओं का चलन किया, वो कैसे रही। क्लियर। और भी जो भी चीजें हैं हम सारी इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी का। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि अगर हम जब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमें देखना है कि ये जो शेरशाह सूरी है ये एक विजेता और सेनानायक के साथ ही साथ ये विजेता था ही बहुत अच्छा, और सेनानायक था। विजेता और सेनानायक के साथ ही साथ दोस्तों ये कुशल प्रशासक के रूप में भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, जिस तरह से हमें अच्छी तरह दिखाई देता है कि बहुत ही अच्छा विजेता था, एक बहुत ही अच्छा सेनानायक था, बहुत सारे इसने युद्धों को जीता। हुमायूं को इसने बिल्कुल से भारत से बाहर ही खदेड़ दिया। मुगल सत्ता की बिल्कुल से समाप्ति ही करके इसने एक नए सूर्यवंश की स्थापना की। तो जिस तरह से हमको एक बहुत ही अच्छा विजेता और सेनानायक दिख रहा है, उसी तरीके से हमको एक बहुत ही अच्छा कुशल प्रशासक भी दिखता है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में दोस्तों बहुत ही अच्छा कहा है। उनमें से एक इतिहासकार है दोस्तों इसमें, उन्होंने कहा था कि इस अफगान में, यानी कि अफगान शेरशाह सूरी को बोला भाई अफगान था ये, इसके जो पूर्वज से अफगानिस्तान से आए थे। तो इसमें ने कहा है कि इस अफगान ने जो कार्य 5 वर्षों में किया, या फिर 5 वर्षों में इसने जैसी सत्ता की स्थापना की, अगर ये कुछ समय तक और रहता, जैसे कि 5 सालों में ही 1540 में इसने सूर्यवंश की स्थापना की, 1545 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। तो स्मिथ ने कहा है कि अगर ये कुछ समय तक और रहता तो ये जो मुगल वापस आ गए, यानी हुमायूं 1550 में वापस आ गया, तो उन्होंने कहा अगर ये कुछ समय तक और रहता तो मुगलों की वापस आने का रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया होता। यानी कि जो मुगल है, ये मुगल दोबारा से इस इतिहास के रंगमंच में हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये कहा स्मिथ ने। ये कथन किसका दोस्तों, स्मिथ का। इसी तरीके से एक इतिहासकार थे कीन, उन्हें दोस्तों कीन ने कहा कि शेरशाह सूरी ने जो भी कार्य 5 वर्षों में करके दिखाए, जो भी इसने कार्य 5 वर्षों में कर डाले, उतने कार्य तो मुगल अपने पूरे मतलब जितने भी मुगल एम्परर आए वो सारे मिलकर के यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमें 2 इतिहासकारों के कथन को ध्यान में देना है। एक तो इतिहासकार थे कीन और दूसरे इतिहासकार को ध्यान में देना है दोस्तों स्मिथ। ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये कथन किसका था कि जो शेरशाह सूरी है इसने जो भी कार्य 5 वर्षों में कर डाले, वो कार्य सारे मुगल एम्परर मिलकर के यहाँ तक अंग्रेज भी नहीं कर पाए। तो ये कथन दोस्तों किसका है, ये कथन है कीन का। ठीक है, यानी इसने 5 वर्षों में जो कार्य कर दिखाया उतना कार्य मुगल यहां तक
मतलब कि अंग्रेज भी नहीं कर सके, अंग्रेज भी नहीं कर सके। क्लियर है। साथ ही साथ हमें स्मिथ का भी स्टेटमेंट देखना है। स्मिथ ने कहा है कि अगर ये कुछ समय तक और रहता सत्ता पे, अगर इसकी मृत्यु इतनी आकस्मिक ना हो जाती, 5 साल बाद ही कुछ समय इसने और सत्ता में रह गया होता, तो इसने इतनी ज्यादा अपनी जो सत्ता है, इतनी ज्यादा उसका जो ये तो केंद्रीकृत सत्ता थी, इतनी मजबूत सत्ता उसने स्थापित कर दी होती कि जो मुगल वापस से 55 में हुमायूं भारत आ जा रहा है, तो ये मुगलों का वापस से इतिहास के रंगमंच में आ पाना संभव नहीं हो पाता। तो हमको देखना है कि इसमें कथन क्या था कि अगर ये कुछ समय तक और रहता सत्ता में, तो मुगल वापस से उस रंगमंच में हमें दिखाई दे देते। चलिए आगे हम बात करते हैं। यह तो कुछ स्टेटमेंट हो गया कुछ इतिहासकारों के, इसमें तो 3 गुण में ध्यान देना है। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमें आज बात करनी है इसके प्रशासन के बारे में। ठीक, आइए हम लोग अगर दोस्तों सूर्यवंश या शेर शाह सूरी के प्रशासन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका प्रशासन के क्षेत्र में इसने अपना जो साम्राज्य है 2 तरीके से प्रशासन में बांट रखा था। एक तो देखेंगे हम केंद्रीय प्रशासन, राज्य के प्रशासन को इसने एक तो केंद्रीय प्रशासन में बांट रखा था, हम अभी देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा इसने प्रांतों में बांट रखा था, यानी प्रांतीय प्रशासन को देखना है। इसने क्या किया था, अपना जो साम्राज्य है, अपने पूरे राज्य को कुछ प्रांतों में बांट रखा था। तो प्रशासन की 2 लेवल थे, एक तो सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। आइए एक एक करके बात करते हैं हम लोग। पहले हम लोग केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं दोस्तों। हम लोग दोस्तों से बात करते हैं पहले केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन की हम बात करना स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र लेवल पर अगर हम देखेंगे तो जो सम्राट होता है या जो राजा होता था, वो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। यानी सर्वोच्च जो शक्ति है वो सम्राट के या जो शासक था, राजा था, उसके हाथों में केंद्रित होती थी। तो जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे तो सबसे ऊपर सम्राट मिलेगा हमें, यानी कि सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, सम्राट सर्वोच्च शक्ति धारण करता था, इसके पास सर्वोच्च शक्ति यानी फाइनल जो सबसे सर्वोच्च शक्ति की सबसे ऊपर जो बैठा हुआ था, कौन था, सम्राट था। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पूरे केंद्रीय प्रशासन को इसने अपनी जो गवर्नमेंट है, अपना जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको इसने कुछ विभागों में बांट रखा था। अभी भी हम देखते हैं केंद्रीय सरकार क्या करती है, कुछ विभागों में अपने कार्यों को बांटती है, और उन वो सारे के सारे विभाग क्या है, उस क्षेत्र का प्रशासन देखते हैं। ठीक, तो इसने भी ऐसे ही काम किया, इसने अपने पूरे प्रशासन को सेंट्रल लेवल पर कुछ विभागों में बांटा, कुछ विभागों में बांट रखा था। हम लोग बात करते हैं कौन कौन से वो विभाग थे। जो तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो पहला विभाग था वो था दोस्तों आरिस-ए-विजारत। ठीक है, हाँ सॉरी, उसका दोस्तों नाम था दीवान-ए-विजारत। ठीक है, दीवान-ए-विजारत पहला क्या था, दीवान-ए-विजारत। ठीक, दीवान-ए-विजारत क्या था दोस्तों, दीवान-ए-विजारत जो विभाग था, इसका कार्य था दोस्तों प्रशासन के अंदर, यानी कि सेंट्रल में पूरा जो भी पूरी उसकी जो क्षेत्र था, ठीक है, सम्राट का जो भी क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र में लगान एवं राजस्व का निर्धारण करना। ठीक है, इस विभाग का कार्य क्या था, लगान और राजस्व का निर्धारण करना। ठीक है, ये दीवान-ए-विजारत का कार्य था। ये पूरे जो है पूरे राज्य के अंदर क्या लगान लगाना है, किस हिसाब से राजस्व का संकलन करना है, ये सभी कार्य करता था। ठीक है, पूरे राज्य की जो आय और व्यय थी, आय और व्यय उसकी देखभाल करता था। ठीक है,
राज्य का जो भी आय और व्यय था उसकी देखभाल करना किसका कार्य था? दीवान ए वजारत का। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रमुख कौन होता था। तो इसका प्रमुख वजीर कहलाता था। ठीक है, दीवान ए वजारत का दोस्तों प्रमुख कहलाता था वजीर। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक अन्य महत्वपूर्ण एक कार्य और था दोस्तों दीवान ए वजारत का, ये था कि अन्य जो भी विभाग थे, अन्य जितने भी विभाग हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन सारे जो विभाग हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका सर्वेक्षण करना, ये भी इसका दीवान ए वजारत का एक अहम कार्य था। यानी अन्य जो भी विभाग हैं, अन्य विभागों का सर्वेक्षण करना। ठीक दोस्तों, ये भी दीवान ए वजारत का एक अहम कार्य था। प्रधान हमने देख लिया, इसका जो प्रमुख था वो था वजीर, यानी कि दीवान ए वजारत इस वजीर के अंडर में रहता था। ठीक है, यानी एक तरह से अगर बात करें कि कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है। ठीक, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, अगला विभाग कौन सा है? अगला दोस्तों विभाग है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज दोस्तों, दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग यानी आज का अगर हम लोग देखते हैं, आज की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्या है? दीवान ए आरिज। इससे पहले जो दीवान ए वजारत देखा एक तरीके से वो क्या है? वो गृह मंत्रालय था। ठीक, दीवान ए आरिज क्या है? एक तरह से सैन्य विभाग है, यानी कि जो भी सेना है उस सेना का गठन, सैनिकों की नियुक्ति, सेना का गठन हो गया, सैनिकों की नियुक्ति हो गई, सैनिकों को वेतन और जो रसद वगैरह है, सैनिकों का वेतन हो गया, सैनिकों की रसद सामग्री वगैरह हो गई, ये सारी की सारी ये किसका कार्य था? इस दीवान ए आरिज का। ठीक है, घोड़े वगैरह हो गए, युद्ध के मतलब सारे के सारे जो भी डिफेंस से संबंधित जो भी चीजें होंगी उस पर नियंत्रण किसका होगा? इस दीवान ए आरिज का। ठीक है, घोड़े कौन से आने हैं, क्लियर, किस सैनिक को कौन सा घोड़ा देना है, ये सारी की सारी चीजें क्या होगा? घुड़सवार कितने रखे जाएंगे, पैदल सेना कितनी रखी जाएगी, हाथियों की सेना कितनी रखी जाएगी, ठीक है, तो खाने का प्रबंधन, ये सारी की सारी चीजें दीवान ए आरिज के अंतर्गत आएंगी। इसके अगर दोस्तों प्रमुख की बात करते हैं, इसका प्रमुख क्या कहलाता था? इसका प्रमुख कहलाता था दीवान ए आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, ठीक है, आरिज ए मुमालिक दोस्तों कहलाता था। इस दीवान ए आरिज जो विभाग है उसका प्रमुख कहलाता था दोस्तों आरिज ए मुमालिक। ठीक है, अगला हम लोग दोस्तों देखते हैं अगला विभाग कौन सा था? दीवान ए आरिज के बाद दोस्तों अगला विभाग था दीवान ए रसालत। ठीक, तीसरा विभाग दोस्तों कौन है? दीवान ए रसालत। ये दोस्तों क्या है? ये एक तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री है। ये क्या है दोस्तों? विदेश मंत्रालय। ये एक तरह से ये विदेश मंत्रालय था उस समय का, फॉरेन मिनिस्ट्री, यानी कि जो अदर जो राज्य हैं उनके साथ संधि करना, कोई भी समझौता करना, युद्ध की घोषणा करना। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों कार्य किसके थे? दीवान ए रसालत जो विभाग था। क्लियर है? दीवान ए रसालत विभाग को दोस्तों दीवान ए मुहत्सिब भी बोलते थे। दीवान ए रसालत विभाग को दोस्तों बोलते थे दीवान ए मुहत्सिब। ठीक है, दीवान ए रसालत विभाग को दोस्तों हम लोग बोलते थे दीवान ए मुहत्सिब। ये क्या है? ये विदेश मंत्रालय है। क्लियर? अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला विभाग देखते हैं, दीवान ए रसालत को ही दीवान ए मुहत्सिब बोलते हैं। ये क्या है? विदेश मंत्रालय है। हमने कार्य देख लिए, विदेशों के साथ संधि समझौते वगैरह, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर में होंगी? दीवान ए रसालत के। अगला विभाग है दोस्तों दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा ये दोस्तों एक तरीके से केंद्रीय सचिवालय था। ये क्या था? एक तरह से केंद्रीय सचिवालय था। इसके अगर हम लोग और देखते हैं दोस्तों
शाही फरमान है, जो भी राजा के द्वारा जो भी फरमान जारी किए गए थे, उन फरमानों को शासक के जो आदेश थे उनको लिपिबद्ध करना, उनको क्या करना, उनको लिखना। साथ ही साथ जो प्रजा है उस प्रजा के पास राजा के इन संदेशों को, राजा के जो आदेश हैं उनको पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्य किसके हो जाएंगे, दीवान हिंसा के, यानी कि राजा के आदेश। ठीक है, राजा के आदेश हो गए, इन राजा के आदेश को क्या करना, लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध करना। अगर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य के पास कोई पैगाम भेजना है, किसी दूसरे राज्य से कोई वार्ता चल रही है, तो जो भी लेटर वगैरह भेजा जाएगा, जो भी हम लोग देखते थे कि पहले के समय पूरा ज्यादा था, पैगाम वगैरह भेजा जाता था, तो वो सभी कुछ किसका कार्य आता था, दीवान हिंसा के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि लिख करके जो भी लेटर वगैरह भेजा जाएगा वो सारा दीवान हिंसा का होगा। ठीक है, जो भी तो इसका अगर हम लोग प्रमुख देखेंगे तो इसका दोस्तों प्रमुख कहलाता था दबीर-ए-मुमालिक। इसका अगर हम लोग प्रमुख देखेंगे, इसका प्रमुख कौन है, तो इसका प्रमुख दोस्तों कहलाता था दबीर-ए-मुमालिक। ठीक है, दबीर-ए-मुमालिक इसका प्रमुख कहलाता था। किसका, जो दीवान-ए-इंसा, जो दीवान-ए-इंसा जो ये विभाग है इसका प्रमुख कहलाता था दबीर-ए-मुमालिक। चलिए, ये हम लोग ने देखिए ये 4 प्रमुख विभाग थे। इन 4 प्रमुख विभागों के अलावा भी दोस्तों कुछ विभाग थे, इन विभागों के अलावा भी कुछ अन्य और विभाग भी थे। जैसे कि हम लोग दोस्तों विभाग देखते हैं, दीवान-ए-कजा। दीवान-ए-कजा ये दोस्तों ये क्या था, ये न्याय विभाग था। ये क्या था, न्याय विभाग था। इसका जो सर्वोच्च प्रमुख है न्याय विभाग का, दीवान-ए-कजा का, वो तो क्या है, वो तो सम्राट होता था। इसका जो सर्वोच्च प्रमुख था वो सम्राट होता था। लेकिन अगर सम्राट के हम लोग नीचे देखें, सर्वोच्च तो सम्राट है, लेकिन अगर सम्राट के नीचे देखते हैं दोस्तों तो काजी हुआ करता है, काजी। ठीक, काजी का कार्य होता था कि जो भी न्याय से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सबकी देखरेख करना, लोगों को आसान न्याय मुहैया कराना, आसानी से लोग क्या करें, न्याय पा सकें। ये सारा कार्य किसका था, काजी का। एक मुंसिफ भी एक हुआ करता था, वो भी कुछ न्याय कार्यों करता था। जैसे कि जो काजी है, काजी देखा जाए तो जो फौजदारी के मुकदमे हैं उनको ज्यादा देखता था, मुंसिफ वगैरह राजस्व के संबंधित मुकदमों को देखता था। वैसे ही एक परगनों में सिकदार होता था, जो सिकदार क्या करता था, फौजदारी मुकदमों को देखता था, और जो मुंसिफ होता था वो दीवानी मुकदमों को देखता था। तो हम लोग परगने में उसकी बात करेंगे। ये हो गया आपका दोस्तों दीवान-ए-कजा। उसी तरह एक और विभाग होता था दीवान-ए-बरीद। दीवान-ए-कजा के अलावा एक और विभाग होता था दीवान-ए-बरीद। ये दीवान-ए-बरीद जो दोस्तों जो पद है ये गुप्तचर विभाग होता था, इंटेलिजेंस, गुप्तचर विभाग, या अगर हम लोग कहें तो इंटेलिजेंस। ये क्या होता था दीवान-ए-बरीद दोस्तों, इंटेलिजेंस होता था। इसका जो प्रमुख होता था, इसका प्रमुख दोस्तों क्या था, बरीद-ए-मुमालिक। ठीक, बरीद-ए-मुमालिक दोस्तों इसका प्रमुख होता था। जैसे आज के डेट में हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं आईबी देखते हैं, रॉ देखते हैं, तो ये आईबी और रॉ यानी कि इंटेलिजेंस का जो विभाग है वो किसके अंतर्गत में आता था, दीवान-ए-बरीद के। इसका प्रमुख कौन होता था, बरीद-ए-मुमालिक। उसी तरह से दोस्तों एक और अन्य विभाग था, जैसे कि दीवान-ए-शमन, एक अन्य विभाग था और उसका नाम था दीवान-ए-शमन। ये जो दीवान-ए-शमन जो विभाग है, ये इसका कार्य क्या था कि जो शाही परिवार है उसका, मतलब एक तरह से जो शाही परिवार है इसकी जरूरतों का ध्यान रखना। जो भी राजा था या राजा के जो भी परिवार वाले थे, जो राजभवन था, उन सभी की देखभाल करना, उन सभी की जरूरतों का ख्याल रखना किसका कार्य था, दीवान-ए-शमन का। और इसका जो ठीक है, दीवान-ए-शमन का ये प्रमुख कार्य हुआ करता था। और ये दीवान-ए-शमन नाम का जो अधिकारी होता था वही क्या था, इस विभाग का प्रमुख होता था। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत इतने विभाग आते हैं। अब हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ हम लोगों ने प्रशासन में इसको देखा है
कि प्रांतीय स्तर पर भी कुछ प्रशासन हो रहा था, यानी इसने क्या किया हुआ था, इसने यहाँ पर भी द्वैध शासन कायम कर रखा था, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। तो यहाँ केंद्रीय प्रशासन के बाद हम लोग बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो देखिए प्रांतीय प्रशासन की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर तो सम्राट है, सबसे ऊपर क्या है, सम्राट है। सम्राट के बाद हम लोग देखते हैं कि जो साम्राज्य होता था भाई, एक तो पहले क्या है पूरा, सपोज आज की कंडीशन हम लोग देखें तो इंडिया क्या है, सेंट्रल, ठीक। इंडिया क्या है, इंडिया जो है पूरा एक क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। अब उसके अंदर हम लोग जाएंगे तो अलग अलग हमें प्रांतों में हम लोगों ने देखा अलग अलग स्टेट्स हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है आ जाएंगे आपके सूबा, यानी कि जो साम्राज्य होता था वो कुछ सूबों में विभाजित होता था, सूबे होते थे, उसी को क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था, या इसी को इक्ता कहा जाता था। यानी कि एक जो पूरा साम्राज्य है वो कुछ सूबों में, कुछ प्रांतों में, वो कुछ इक्तों में विभाजित होता था, और ठीक कुछ सूबों में, प्रांतों में, इक्तों में विभाजित होता था। और इसका जो प्रमुख है वो कहलाता था सूबेदार। सूबेदार ये दोस्तों फौजदार, सूबेदार या फौजदार इन सूबों, प्रांतों व इक्तों का प्रमुख कहलाता था, और यही सूबेदार ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी आज की कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो सम्राट कौन हो गया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेगा, हर एक प्रांत में राज्यपालों को नियुक्त करता है, क्लियर। उसी तरीके से जो सूबेदार और फौजदार है वो प्रत्येक प्रांत में, सूबों में, इक्तों में इनकी नियुक्ति की जाती थी, और वो आज की डेट में हमको क्या दिखाई देते हैं, राज्यपाल के रूप में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि सूबों, जो सूबे हैं इन सूबों को भी कई जिलों में विभाजित किया गया था। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कई जिले, तो उसी तरह से जो सूबा होता था उस सूबों को क्या किया जाता था, कुछ जिलों में विभाजित किया जाता था, और ये जिले जो थी इसको सरकार कहा जाता था। उस समय जो जिले थे इन्हीं को सरकार या शिक कहते थे, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, आज के प्रदेश में देखेंगे तो जिला, यानी कि एक सूबा कई सरकारों में विभाजित था। इसके समय में करीब 66 सरकारों की बात आई है कि इसके समय में क्या है, सूबे करीब 66 सरकारों में विभाजित हुआ करते थे, ठीक। अब जो है जो सरकार है यानी जिला है, इसके अंतर्गत भी कुछ अधिकारी होते थे। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सरकार है इसके अंतर्गत दो तरह के अधिकारियों की चर्चा की गई है। सरकार में दो तरह के अधिकारियों की चर्चा की गई है, जैसे कि एक था शिकदार, एक शिकदारान। शिकदारान इसका कार्य क्या था, राज्य के अंतर्गत जो भी कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करना, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कार्य करना, राजस्व संबंधित जो भी कार्य है वो सभी कुछ करना, सेना संबंधित कार्य वो सारे कार्य करना। यानी शिकदारान जो था इसका कार्य क्या था, इसके लिए हम लोग कार्यों की बात करते हैं। शिकदारान के अगर हम कार्य की बात करते हैं, इसका कार्य क्या था, लोक प्रशासन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ सेना, जो भी सेना के संबंधित कार्य था, अगर हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये एक तरह से सेना का जो विभाग है उसका भी एक कार्य करता था, किसके अंतर्गत, जिलों के अंतर्गत। सेना का जो कार्य था वो जिलों के अंतर्गत किसके पास था, सिकदारान के पास कार्य था। कानून व्यवस्था बनाना, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके पास थी, सिकदार की। चलिए उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, एक और अधिकारी हुआ करता था मुंसिफान। दोस्तों मुंसिफान, जिसे एक सिकदारान है, उसका मुंसिफान एक और अधिकारी था, और इसका दोस्तों कार्य था न्याय से संबंधित, ठीक है। मुंसिफान जो है ये न्याय विभाग का अधिकारी हुआ करता था, और इसके पास मुंसिफान के पास एक पावर और भी थी कि जो परगने के जो मुंसिफ होते थे, मतलब हर एक परगना जो सरकार है कुछ परगनों में विभाजित थी,
और जो परगने के जो मुंसिफ होते थे वो भी न्याय कार्य करते थे, और उनके विरुद्ध जो अपील है, उनके विरुद्ध जो अपील है वो कौन सुनता था? मुंसिफ है, मुंसिफान। जैसे आज के डेट में हम देखते हैं हाई कोर्ट के विरुद्ध जो अपील है कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट सुनता है। उसी तरीके से परगनों को जो मुंसिफ हैं उनकी विरुद्ध जो अपील है कौन सुनेगा? मुंसिफ है, मुंसिफान सुनेगा। तो एक तरीके से क्या है? ये है न्याय विभाग। मुंसिफ है, मुंसिफान दोस्तों क्या है? न्याय विभाग। ठीक है। शिकदार है, शिकदारान क्या है? एक तरीके से सैन्य विभाग है, या लोक प्रशासन देखेगा या कानून व्यवस्था देखेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये सरकार है, सरकार को सूबों में विभाजित होगी। एक जो सरकार है, सरकार क्या होगी? कुछ परगनों में विभाजित होगी। सरकार क्या है? कुछ परगनों में विभाजित होगी। आज अगर हम लोग देखें तो एक जो जिला होता है वो कई सारे ब्लॉक्स में विभाजित होता है। तो आज का जो ब्लॉक है वही क्या है? उस समय का परगना। ठीक। तो परगने में दोस्तों हम लोगों ने 4 तरीके के हम लोग अधिकारी देखेंगे। एक जो परगना है उसके अंतर्गत क्या होगा? 4 तरीके के अधिकारी होंगे। एक अधिकारी सिकदार, एक तो सिकदार होगा, दूसरा क्या होगा? मुंसिफ होगा। ठीक है। एक और अधिकारी होगा जिसको हम कहेंगे फौजदार कहेंगे। ठीक है। और चौथा जो होंगे वो होंगे 2 कारकुन, मतलब 2 होंगे कारकुन। कारकुन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो कारकुन होता था, जो कारकुन है इनका कार्य होता था हिसाब किताब करना। जो भी परगनों का जो भी हिसाब किताब होगा राजस्व से संबंधित, ये सारी हिसाब किताब कौन रखेगा? कारकुन रखता था। सिकदार, पहले हम बात करते हैं सिकदार का कार्य क्या है। वही सारा कार्य है जो सिकदारान का है, वही सारा कार्य है इसका सिकदार का, यानी कि लोक प्रशासन को मेंटेन करना, सुरक्षा को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना परगने के अंतर्गत। सिकदार क्या होता था? एक सैनिकों का एक दस्ता प्राप्त होता था, क्योंकि अगर उसको लोक प्रशासन को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को, तो उसको अपने साथ कुछ शक्ति रखनी पड़ेगी। इसी वजह से जो परगनों के जो सिकदार होते थे दोस्तों, इनको क्या होता था? इनके पास एक सैन्य दस्ता हुआ करता था, सैन्य दस्ता। और इस सैन्य दस्ते की मदद से क्या करता था? लोक प्रशासन को मेंटेन करता था। ठीक है। सिकदार क्या है? सैन्य दस्ता रखता था, और इसका कार्य क्या था? कानून व्यवस्था को बनाना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना किसका कार्य है? सिकदार का। दोस्तों मुंसिफ का क्या कार्य था उस समय में? मुंसिफ का दोस्तों जो कार्य था वो था एक दीवानी मुकदमों की सुनवाई करना। मैंने पहले बताया था जो सिकदार है कुछ फौजदारी मुकदमों को देखेगा, मुंसिफ क्या करेगा? दीवानी मुकदमों को देखेगा। दीवानी मुकदमों की सुनवाई करना मुंसिफ का कार्य हुआ करता था। और इसके नीचे आता था फौजदार। तो दोस्तों फौजदार उस समय का होता था खजांची। ठीक है। फौजदार क्या था? खजांची। खजांची यानी राज्य की जो अकाउंट्स थे उन सभी अकाउंट को कितना व्यय हो रहा है, कितना उसमें आ रहा है, ये सारा का सारा ब्यौरा कौन रखता था? फौजदार रखता था। ठीक। कारकुन क्या होते थे? कारकुन मैंने बताया एक तरीके से मुख्य लेखक होते थे। मुख्य लेखक जो भी ब्यौरा वगैरह है आय व्यय के संबंधित तो सभी को क्या करना? लिपिबद्ध करना, ये सारा कार्य था। कारकुन भी 2 तरीके के होते थे। एक कारकुन होता था जो कि अरेबिक में लिखता था, जो भी अकाउंट्स हैं उनको अरेबिक में मेंटेन करता था। और दूसरा जो कारकुन है वो हिंदी में मेंटेन करता था, है ना? अरेबिक में, और दूसरा जो है हिंदी। ठीक है। तो दोस्तों जो कारकुन है ये क्या है? 2 लैंग्वेज में मेंटेन करते थे, एक अरबी में और दूसरा हिंदी में। ठीक है। अगर हम लोग मुंसिफ के कार्य देखते हैं तो मुंसिफ के कुछ कार्य और भी थे, जैसे कि लगान वगैरह का निर्धारण करना, परगने के अंतर्गत लगान का निर्धारण, राजस्व का निर्धारण, ये सारा दोस्तों कार्य किसका था? मुंसिफ का। साथ ही साथ लगान और राजस्व से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होते थे, जो भी दीवानी मुकदमे होते थे, उनकी सुनवाई भी कौन करता था? मुंसिफ करता था। मुंसिफ के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी?
फिर देखिए सरकार के अंतर्गत जो मुंसिफ है मुंसिफान था उसमें अपील की जा सकती थी इस मुंसिफ के विरुद्ध। साथ ही साथ ये जो सिकदार है जो कानून व्यवस्था को मेंटेन कर रहा है ये क्या करेगा, फौजदारी मुकदमों को सुनेगा परगने के लेवल पर, और परगने के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, सरकार में जो सिकदार एक सिकदारान का जो पद था उसके पास जाकर के अपील कर सकते थे हम इसके विरुद्ध, इस सिकदार के विरुद्ध, परगने का जो सिकदार था। आइए अब बात करते हैं जो परगना है, इस परगने के नीचे एक इकाई थी जिसे हम लोग ग्राम बोलते थे। परगने के नीचे एक इकाई थी जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ग्राम बोलते थे। ये ग्राम जो है शासन की या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। ग्राम क्या है, ग्राम प्रशासन की दोस्तों सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ग्राम। और ग्राम में भी दो तरह के अधिकारी होते थे, एक तो अधिकारी होता था जिसको हम लोग मुकद्दम बोलते थे, वही मुकद्दम या मुखिया, और दूसरा जो अधिकारी था उसको हम लोग पटवारी बोलते थे। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राम में दो तरह के अधिकारी थे। ग्राम में दोस्तों दो तरीके के अधिकारी थे। एक अधिकारी हम लोग देखेंगे जिसको कहा जाता था मुकद्दम। एक अधिकारी क्या है, मुकद्दम। इसी मुकद्दम को दोस्तों कहा जाता था मुखिया, गांव का मुखिया। और दूसरा दोस्तों अधिकारी होता था पटवारी। ठीक है, मुकद्दम का दोस्तों कार्य क्या था, वही ग्राम के लेवल पर, गांव के स्तर पर, मतलब ग्राम के स्तर पर क्या करना, लोक प्रशासन को मेंटेन करना, कहीं चोरी ना हो, कोई किसी का हक ना मार ले, ये सारी चीजें मुकद्दम का कार्य था। यानी कि गांव के स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, गांव के स्तर पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून के स्तर पर दोस्तों गांव के स्तर पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना किसका कार्य था, मुकद्दम का। वैसे ही पटवारी का अगर हम लोग कार्य देखेंगे तो दोस्तों पटवारी का कार्य क्या था, पटवारी का आज के दिन में हम लोग जो देखते हैं जो लेखपाल का कार्य है वही कार्य किसका था, पटवारी का। यानी कि भूमि की पैमाइश करना, भूमि को क्या करना, उसका देखना कि कौन सी फसल हो रही है कि नहीं हो रही, कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, उस फसल क्या करना, और दूसरा लगान को निर्धारित करना कि लगान कितना लिया जाएगा इस जमीन से। तो इस पटवारी का कार्य क्या था, भूमि की पैमाइश और क्या करना, राजस्व का आकलन। ठीक है, भूमि की पैमाइश और राजस्व का आकलन। साथ ही साथ इस समय पटवारी का एक कार्य और था दोस्तों कि जा करके मतलब लोगों के घर घर जाकर के और राजस्व की वसूली करना, यह भी कार्य किसका था, पटवारी का। ठीक, तो हमने देख लिया दोस्तों कि जो प्रांतीय जो प्रशासन है वो कुछ स्तरों में विभाजित है। यानी कि सब प्रांत स्तर पर अगर हम देखेंगे सबसे बड़े क्या होते थे, सूबा, सबसे बड़ा सूबा होता था। सूबा, इसी को प्रांत और इसी को इक्ता बोलते थे। सूबों के नीचे क्या आता है दोस्तों, सूबों के नीचे आती थी सरकार। ठीक है, सरकार के नीचे क्या आएगा, परगना, और परगने के नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा, भाई सूबा हो गया, सरकार यानी कि जिला, परगना मींस ब्लॉक, और उस सबसे नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम। ठीक है, यानी कि प्रांतीय स्तर पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम, और सबसे बड़ी इकाई क्या है प्रांतीय स्तर पर, सूबा। अब इस सूबे से ऊपर कौन हो जाएगा, आपका सम्राट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने यहाँ दोस्तों देख लिया। अब हम बात करेंगे कि इसने प्रशासन में तो केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर प्रशासन को बांट रखा था। ठीक, कुछ अन्य भी हम लोग देखेंगे, कुछ अन्य भी कार्य और क्या थे, कुछ अन्य भी हम संगठन देखेंगे, इसने कुछ और क्या क्या चीजों में इसने इम्प्रूवमेंट किया था। ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में हम लोगों ने देख लिया कि इसके प्रशासन के क्षेत्र में इसके क्या क्या कार्य हैं। हमने केंद्रीय प्रशासन में हमने देख लिया इसके प्रमुख विभाग। प्रांतीय स्तर पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इसने बंटवारा किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि अन्य और इसने अन्य के क्षेत्र में कार्य किए, जैसे कि हम देखेंगे सैन्य संगठन। हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि इसका जो सैन्य संगठन है वो कैसा था। तो सैन्य संगठन की अगर बात आती है तो हमें पता चला है, पता चलता है कि इतिहासकारों के अभिलेखों से, कुछ इतिहासकारों के द्वारा हमें पता चलता है कि इसका जो सैन्य संगठन है वो 4 स्तर पर था। सैन्य संगठन क्या है, 4 स्तर पर था। एक तो इसकी सेना में
घुड़सवार थे। इसकी सेना जो बनी हुई थी, जो संगठन था, इसकी सेना का संगठन 4 स्तर से मिलकर के बना हुआ था। पहला घुड़सवार, दूसरे में पैदल सेना, तीसरा हाथी सेना, और चौथे में दोस्तों आता था तोपखाना। यानी कि इसकी सेना के संगठन में हमें ये 4 चीजें दिख रही हैं। घुड़सवार सेना दिख रही है, पैदल सेना दिख रही है, हाथी सेना दिख रही है, और तोपखाना दिख रहा है। इसकी जो पूरी सेना है, इसकी सबसे मजबूत जो एलिमेंट है इसकी पूरी सेना का, वो क्या है? घुड़सवार सेना का। यानी कि सर्वाधिक मजबूत शेरशाह सूरी की क्या थी? घुड़सवार सेना थी। इस घुड़सवार सेना में अधिकतर कौन थे? अफगान सैनिक थे। इस घुड़सवार सेना में अधिकतर अफगान सैनिक थे। इतिहासकारों के अनुसार इसकी घुड़सवार सेना में लगभग 1,25,000 सवा लाख घुड़सवारों की सेना थी इसके पास, शेरशाह सूरी के पास। पैदल सेना की अगर हम लोग बात करते हैं तो पता चला है कि इसकी पैदल सेना में लगभग 25,000 सैनिक हुआ करते थे। ठीक है। और हाथी सेना की अगर बात करते हैं पता चला है कि लगभग 5,000 की इसके पास हाथियों की एक सेना थी, प्ररूप था। रही बात तोपखाने की, जब बात आती है तोपखाने पता चलता है कि एक बहुत ही संगठित एवं एक बहुत ही संगठित और मजबूत प्रभावी रूप से इसके पास एक तोपखाना हुआ करता था। और यही जो इसका सेना का जो संगठन है, सैन्य संगठन है, यही इसकी जो इसने अपना साम्राज्य कायम किया, इसने जो अपना ये एक राज्य को कायम किया है, जो संगठन किया है, इसका मुख्य आधार हमें दिखाई देता है। ठीक है। चलिए, सैन्य संगठन की अगर हम बात करते हैं, कुछ रिफॉर्म्स किए। कुछ पुराने जो सुल्तान है, पुराने जो दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान थे, उनकी भी व्यवस्था को इसने कॉन्फ़िगर किया है। उसमें से अगर हम देखते हैं तो इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य संगठन है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक संगठन था, इससे ये बहुत ज्यादा हमें इंस्पायर दिखाई देता है, बहुत ही अधिक हमें प्रभावित दिखाई देता है। कौन? शेरशाह सूरी, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी अपने सैनिक संगठन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किए थे। कुछ वजात से संबंधित उसने बहुत सारे संशोधन किए थे। तो इन सबसे शेरशाह सूरी में बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया है अपनी सैन्य संगठन के क्षेत्र में। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था अपनी सेना में कि जो भी सैनिक होते थे उनका हुलिया, उनका एक तरह से उनकी आइडेंटिटी नोट करना, हुलिया नोट करना। साथ ही साथ जो घोड़े होते थे, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के जो घोड़े थे, वो शामिल किए थे सेना के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रयास किया था कि जो भी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं वो कहीं बदल ना दिए जाए, कहीं इंटरचेंज ना कर दिए जाए, रिप्लेस ना कर दिए जाए। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया कि जो घोड़े हैं उनको दागने की प्रथा प्रारंभ की। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सैनिकों के हुलिया नोट करने व घोड़ों को दागने की भी प्रथा है, घोड़े दागने की जो प्रथा है उसको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने क्या किया है, इसी का अनुसरण किया है। यानी कि शेरशाह सूरी ने भी हुलिया व घोड़े दागने की प्रथा को जारी रखा, शेरशाह सूरी ने भी जारी रखा। ठीक है। सैनिकों का हुलिया लेने की प्रथा और घोड़ों को दागने की जो प्रथा है उसको भी इसने क्या किया है, इसने कंटिन्यू किया है शेरशाह सूरी ने। साथ ही साथ इसने सेना के संगठन के क्षेत्र में और भी कुछ कार्य किए हैं, सैनिक क्षेत्र में और भी कुछ कार्य किए। जैसे कि इसने जो सैनिक है, जो इसकी सेना के जो सैनिक थे, उनको अब जागीरें बांटना बंद कर दिया। अब ये नहीं था कि इनकी सेवा के बदले में इनको जागीरें दे दी जाएंगी। अब क्या है, इसने नगद वेतन देने की जो प्रथा है ये प्रारंभ किया। शेरशाह सूरी ने क्या किया, अपने सैनिकों को एक नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ठीक। इसी वजह से इसने कुछ मुद्राओं का भी चलन किया था और उन्हीं मुद्राओं के द्वारा क्या किया जाता था, इनको नगद वेतन दिया जाता था। कभी कभी ये जो नगद वेतन था ये खाद्य सामग्री के रूप में भी होता था, यानी अनाज के रूप में भी दिया जाता था ये नगद वेतन। साथ ही साथ इसने एक बहुत ही जबरदस्त एक काम किया और वो इसका कार्य था कि जो इसकी सेना के जो अधिकारी थे या फिर किसी भी विभाग के जो अधिकारी होते थे, उनका प्रत्येक 2 वर्षों में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। अगर किसी एक सूबे का अधिकारी बनाया गया, कोई एक सूबेदार बनाया गया एक सूबे का, तो उसको क्या किया जाता था, 2 साल में उसको किसी अन्य सूबे में भेज दिया जाता था। तो इसने क्या किया कि 2 वर्षों में
2 वर्षों में अधिकारियों का ट्रांसफर, इसने कोई भी मतलब इसने ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि कोई भी एक अधिकारी किसी एक क्षेत्र में 2 वर्षों से अधिक नहीं रह पाता था। हर 2 वर्षों में क्या किया जाता था, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था इसने क्या की थी, ताकि भाई ये व्यवस्था क्यों थी कि कोई भी एक क्षेत्र में रह करके और वहां पे अव्यवस्था ना कराने लगे या अपना ही कोई एक संगठन न बनाना प्रारंभ कर दे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के समय में जैसे ही शासन कमजोर होता था वैसे ही क्या होता था, जो सामंत वगैरह थे वो अपनी सेना बनाने लग जाते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लग जाते थे। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इसने क्या किया कि अधिकारियों को एक जगह पर टिकने नहीं दिया, हर 2 साल में उनका ट्रांसफर कर देता था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये इसकी क्या है, प्रशासन के संबंध में इसकी दूरदर्शिता को इंडिकेट करता है। ठीक, चलिए ये हो गया सैन्य संगठन। सैनिक संगठन के क्षेत्र में इसने ये काफी अच्छे कार्य किए थे। अब हम लोग देखते हैं सैन्य संगठन के अलावा उसको देखेंगे हम लोग पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में, किसने पुलिस व्यवस्था के भी क्षेत्र में कुछ कार्य किया है या नहीं किया। भाई सेना तो क्या होगी, सेना तो उसके राज्य के अंदर की जो लॉ एंड ऑर्डर उसको तो मेंटेन करेगी नहीं। सेना क्या है, उसकी बाहरी जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करेगी। अभी भी हम देखते हैं सेना क्या करती है, बाहरी सीमाओं की रक्षा करती है। लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या कार्य है कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोक प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग देना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई पुलिस व्यवस्था इसके समय में थी या नहीं, इसने इस क्षेत्र में क्या कार्य किया। तो हम लोग देखेंगे कि दोस्तों शेरशाह सूरी ने स्पेशली पुलिस के क्षेत्र में कोई कार्य किया, मतलब कोई भी एक पुलिस नहीं, पुलिस नाम का कोई भी विभाग नहीं था। ठीक है, तो शेरशाह ने अगर हम देखें कि स्पेशली कि कहा जाए कि नहीं ये उसने जो है पुलिस की एक जो संगठन है उसकी स्थापना कर रखी थी या पुलिस उसके समय में थी, तो ऐसा नहीं था। इसने पुलिस के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया था, यानी कि स्पेशली पुलिस नहीं होती थी। अब पुलिस का कार्य कौन करता था, तो हम देखते हैं। अगर परगनों की बात करते हैं, परगनों की अगर दोस्तों बात करते हैं, तो ये परगनों में जो आपका सिकदार हुआ करता था, जो परगनों में जो सिकदार हुआ करता था, वो सिकदार को ही पावर मिली हुई थी किसकी, पुलिस प्रशासन की। यानी कि जो व्यवस्था मेंटेन करना है पूरे परगने के अंतर्गत, तो किसका कार्य होता था, सिकदार का। ठीक, सिकदार का कार्य क्या है, परगनों के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है उसको मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, किसका कार्य था, सिकदार का। भाई सिकदार को एक सैनिकों की कुछ टुकड़ी दी जाती थी और यही सिकदार ही पुलिस का जो व्यवस्था, पुलिस जो प्रशासन है उसका कार्य करता था। बात करते हैं अगर हम ग्राम में, तो ग्राम स्तर पर ये पावर किसको मिली हुई थी, मुकद्दम, यानी कि जो मुखिया हुआ करता था। इस मुखिया का ही दायित्व था इस पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करना। इन्हीं को जो है जिम्मेदार भी बनाया गया। अगर मान लीजिए ग्राम के अंदर या फिर परगने के अंदर कोई भी अपराध हो रहा है, कोई भी चोरी हो रही है, तो उस सभी की जांच करना किसका काम था, सिकदार और मुकद्दम का। वही पता लगाता था कि अपराधी कौन है। ठीक, अगर जो है ग्राम स्तर पर मुकद्दम और परगने स्तर पर सिकदार ये अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निर्वाहित नहीं कर पाता था, तो इनको उस केस में क्या किया जाता था, इनको ही वो अपराध की सजा मिलती थी, इनको ही अपराधी समझ करके इनको ही सजा दी जाती थी। तो देखते हैं लोग शेरशाह ने थोड़ा सा निरंकुश और एक तंत्रीय शासन इसने स्थापित करने की कोशिश की। शक्ति पूरी तरीके से केंद्रीकृत करने की इसने कोशिश की, सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, अपने हाथों में अधिक से अधिक इसने शक्ति रखने की कोशिश की, नियंत्रण। तो देखेंगे हम लोग कि कोई भी स्पेशली एक पुलिस प्रशासन नहीं था, लेकिन उसकी जो पावर थी, उसके जो कार्य थे, उत्तरदायित्व था, कार्यभार था, किसको मिला हुआ था, परगने में सिकदार को और ग्राम स्तर पर मुकद्दम को। ठीक है, और यही जो है क्या, यही अगर कोई अपराधी है उसको अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसके लिए यही जो है सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहते थे, इनको ही सजा दी जाने की व्यवस्था थी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं गुप्तचर विभाग। पुलिस व्यवस्था के बाद हम लोग देखते हैं कि इसने बहुत ही सुसंगठित, एक बहुत ही अच्छी इसने एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना कर रखी थी।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि कोई भी अगर शासन है, कोई भी अगर प्रशासन है, उसको अगर सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए एक गुप्तचर विभाग होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक गुप्तचर विभाग होना बहुत ही आवश्यक है अगर प्रशासन को सुचारू रूप से दोस्तों हमें संचालित करना है। ठीक है, हम अब देखते हैं कि हमारी सेना हो, कोई भी विभाग हो, वो पूरी तरीके से निर्भर किसके ऊपर रहती है, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो वैसे ही अगर शासन को, प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से सुसंगठित करके रखना है और एक लंबे समय तक एक मजबूत शासन स्थापित करना है तो गुप्तचर विभाग बहुत ही अहम किरदार निभाता है। और गुप्तचर विभाग की हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक विभाग था स्पेशली जिसका नाम था दीवान ए बरीद, और इसका मुखिया कौन था, इसका प्रमुख कौन होता था विभाग का, बरीद ए मुमालिक। इसका प्रमुख कौन होगा दोस्तों, बरीद ए मुमालिक। तो हम लोग देखते हैं कि इसने एक बहुत ही अच्छी और संगठित इसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना करके रखी हुई थी अपने शासन को सुसंगठित रूप से चलाने के लिए, ताकि कहीं भी राज्य के अंदर कहीं भी कोई विद्रोह ना हो, कोई भी सामंत अपना सर ना उठाने लगे, अपने को स्वयं स्वतंत्र ना घोषित करने में लग जाए। ठीक, साथ ही साथ कोई बाहरी देश आक्रमण की तैयारी तो नहीं कर रहा, उसकी सीमाएं सुरक्षित है या नहीं, जो प्रजा है, प्रजा इसके बारे में क्या सोच रही है, प्रजा के विद्रोह करने की तैयारी में तो नहीं है, ये सारी चीजें, ये सारा दायित्व किसके ऊपर था, गुप्तचर विभाग के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि इसने एक बहुत ही प्रभावी और बहुत ही संगठित गुप्तचर विभाग की इसने स्थापना की थी। ठीक, अब गुप्तचर विभाग की बात जब लोग दोस्तों आगे बात करते हैं तो गुप्तचर विभाग के बाद जो दोस्तों इसने एक बहुत ही सुसंगठित और बहुत ही बढ़िया न्याय व्यवस्था की इसने स्थापित कर रखी थी। ठीक, गुप्तचर विभाग के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुसंगठित एक न्याय व्यवस्था, यानी जो जुडिशरी सिस्टम है, बहुत ही इसने संगठित, बहुत ही अच्छा जुडिशरी सिस्टम मेंटेन कर रखा था। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे प्रजा के अंदर असंतोष की भावना व्याप्त होने लग जाएगी। प्रजा क्या करेगी भाई, अगर उसको प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा तो उसका राजा के ऊपर से भरोसा उठने लगेगा और एक जो शासन है, जो एक साम्राज्य है, वो स्थिर नहीं रह पाएगा। तो साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए जो जनता है उसमें असंतोष ना व्याप्त हो पाए, इन सभी से बचने के लिए न्याय व्यवस्था का दोस्तों सुचारू रूप से बहुत ही अच्छी न्याय व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसने दोस्तों एक बहुत ही निष्पक्ष और प्रभावी, निष्पक्ष, प्रभावी और एक मजबूत न्याय प्रणाली की व्यवस्था कर रखी थी। मजबूत न्याय प्रणाली, इसने क्या किया था दोस्तों, एक निष्पक्ष मजबूत और प्रभावी न्याय प्रणाली की इसने स्थापना कर रखी थी। जो सम्राट होता था, जो राजा होता था, यानी कि राजा तो यही था शेषा, तो जो राजा होता था सम्राट क्या था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों कौन होता था, सम्राट होता था। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन दोस्तों, सम्राट हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ हमको कुछ और भी इस न्याय प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में कुछ और भी हमें अधिकारी दिखते हैं, जैसे कि हमको दिखाई देगा एक अधिकारी शिकदार, एक दिखाई देगा दोस्तों मुंशिफ। तो देखिए जो दोस्तों जो शिकदार है, पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो फौजदारी जो मामले हैं, इनकी सुनवाई कौन करेगा, शिकदार करेगा। प्रांतीय स्तर पर शिकदार, सरकारी स्तर पर शिकदार, शिकदारान। मुंसिफ जो है ये राजस्व मामलों की सुनवाई करेगा। मुंसिफ क्या करेगा भाई, अगर हम देखते हैं परगने में मुंसिफ, सरकार में मुंसिफ, मुंसिफान, उसके ऊपर हम जाते हैं सूबेदार के पास पावर है। सूबेदार के बाद कौन देखेगा, सम्राट देखेगा। तो हम देखते हैं कि न्याय विभाग में, न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी कौन है, सम्राट है, और उसके अंतर्गत शिकदार, मुंशिफ, काजी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे कि एक और जो है पद होता था काजी का, ये भी न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था, ये भी न्याय कार्य को करता था। साथ ही साथ एक था मीर अदल, ठीक, काजी हो गया, ठीक, और आपका मीर अदल, ये जो है ये कुछ
पद ऐसे थे जो क्या करते थे, जो न्याय व्यवस्था को संचालित करते थे। शिकदार, मुंसिफ, काजी। अच्छा, काजी होता था आपका प्रांतीय लेवल पर, यानी सूबे पे, सूबे के अंतर्गत, सूबा जो है, सूबे के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत होती थी, काजी के। परगने में मुंसिफ और सिकदार, सरकार में सिकदार, इस सिकदारान और मुंसिफ में मुंसिफान। सूबे में अगर हम लोग जाएंगे, सूबा जो आपका मैंने बताया था कि प्रांत की सबसे बड़ी इकाई सूबा, उसमें जो है काजी के अंतर्गत होती थी पूरी न्याय व्यवस्था। और अगर हम लोग केंद्रीय स्तर पर जाते हैं, केंद्रीय प्रशासन में, तो सम्राट क्या था, सर्वोच्च अधिकारी है, ठीक है, सम्राट देखता है, यानी कि फाइनल जो अपीलिंग जो कोर्ट है वो क्या है, वो सम्राट का दरबार है, सम्राट है, ठीक। जो सम्राट था ये प्रत्येक बुधवार को बैठा करता था और न्याय वगैरह से संबंधित मुकदमे सुना करता था, और कोई भी अगर जो इस तरह के मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करता था प्रत्येक बुधवार को, ठीक। प्रत्येक बुधवार को स्नान करता था और सुनवाई किया करता था।